जादू की तरह, तो क्या होगा, वो भी बाहर की तरफ फेंका जाएगा। कभी बाहर खिड़की के बाहर मुड़ी निकला है, गुरक गए हो, कभी गुरके हो कि नहीं गुरके हो? गुरके भी नहीं हो, गुरक जाते तो एक्शन दिखता, सीधे मुड़ी निकालना, इससे करके फेंक देना। होता है ना जी, कार कभी मुड़ता है तो अपना मुड़ी बाहर की तरफ हो जाता है, नॉट वाट, वही चीज कह रहा है कि तुम्हारा अंदर की तरफ चला जाता है, बाहर की तरफ होता होगा। एक्चुअली में तो बाहर की तरफ ही होता है, बाहर की तरफ ही होता है ना। अब कार इधर घूम रहा है तो बाहर की तरफ होगा, उल्टा हो रहा है तो दिक्कत है। चलो देखो, तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज आप लोगों का वेलकम है नेक्स्ट लेक्चर लॉज ऑफ मोशन में, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आज सीखेंगे कांटेक्ट फोर्स के बारे में और इनर्शिया के कुछ बेसिक चीज़ें, जिसमें इनर्शिया का कुछ डिफिनीशंस हैं और इनर्शिया के प्रकार हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हालांकि लेक्चर जो है फर्स्ट लेक्चर कट गए हुए थे, तो हम लोग पहले देखेंगे इनर्शिया को, फिर उसके बाद हम लोग अपना कांटेक्ट फोर्स पे जाएंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हेडलाइन करो इनर्शिया, क्या डालोगे? इनर्शिया, क्या करोगे? इनर्शिया डाल दिए। इनर्शिया क्या होता है बता चुके। इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहने का प्रयास करेगा। तो चलिए इसके बारे में पहले हम लोग जानकारी लेंगे। इट स्टेट्स दैट अ बॉडी इज इन दी रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इट स्टेट्स दैट ए बॉडी इज इन द रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है, दे टेंस इट्स स्टेट until or unless external force is not applied. External force is not applied. क्या कह रहा है? इट स्टेट्स दैट, इनर्शिया के बारे में पहले लिख लो, गैलीलियो चचा ने बताया था। गैलीलियो ने बताया था इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया के लॉज, गैलीलियो ने बताया था इनर्शिया के लॉज क्या होता है, लॉज क्या होता है। इट स्टेट्स दैट, इनर्शिया क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट ए बॉडी इज इन दी रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मूव तो कर रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो वो टेंस इट स्टेट, वो अपना स्टेट को एज इट इज रखना चाहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। समझ में आया इनर्शिया का मीनिंग? अब इनर्शिया के टाइप्स क्या देखेंगे? इनर्शिया के टाइप्स, सबसे पहला टाइप्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्या होता है? दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आ गया? याद रखना 3 प्रकार का इसका प्रकार होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मोशन, डायरेक्शन। एक्सप्लेनेशन भी दे चुके हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए अब सबसे पहला हेडलाइन डालते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? अपने भाषा में लिख लो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे।
ठीक है ना। तो कोई डिफिनेशन का काम हमको है नहीं, बेसिकली जानना है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहना चाह रहा है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, और तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगे। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा से बताए हुए, क्या है एग्जांपल बताओ। ए पैसेंजर, एग्जांपल क्या था, ए पैसेंजर इज स्टैंडिंग इन अ बस एंड बस स्टार्ट्स सडनली। अगर कोई पैसेंजर स्टैंडिंग है बस में और बस स्टार्ट सडनली, देन द पैसेंजर falls backward, अगर कोई पैसेंजर बस में बैठा हुआ है, मान लेते ये बस हमारा है, ये कुर्सी का पेटी है, कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, खड़ा है, बैठा नहीं हुआ है, कहाँ है, खड़ा है, बैठा भी होगा तो महसूस होगा ही, तो खड़ा है, तो क्या हो रहा है, सडनली देन द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड, मतलब बस आगे बढ़ा, अचानक से पैर बढ़ने का कोशिश करेगा, शरीर बढ़ेगा नहीं, गिरेंगे। समझ आया, फील करने है, याद नहीं करना है, क्या करा, बस आगे बढ़ रहा, अचानक से पैर बढ़ेगा, शरीर नहीं कहेगा हम इनर्शिया को फॉलो करेंगे, शरीर बढ़ेगा नहीं, पैर बढ़ गया तो हम पीछे की तरफ गिर जाते हैं, आगे बढ़ो। ये समझ गए ना, ये किसका एग्जांपल, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। चलिए आगे आते, इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़े, लिखो इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या लिखोगे, इनर्शिया ऑफ मोशन, कि अगर कोई बॉस मोशन में है, बॉस क्या है, मोशन में है, और मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, कैसा है, यूनिफॉर्म। ये जो मोशन हमारा है ये कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट, और वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स, यही कंसेप्ट बताने वाले थे कि फोर्स तो कोई लग ही नहीं रहा है, तो फोर्स कोई लग नहीं रहा है, बॉस चले जा रहा है, तो अगर वो रुकेगा, फोर्स लगाएगा, तो हम लोग आगे की तरफ गिर जाते हैं, होता है ना जी ऐसा फीलिंग। हाँ, तो इसमें लिखो, इसको लिख लेना तो लिख लो, लिखो इसमें, इफ अ बॉडी इज मूविंग विथ uniform velocity, if a body is moving with uniform velocity, then it tends to move, until external force is not applied, until external force is not applied। क्या कह रहा है, ए बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो क्या करेगा, टेंड्स टू मूव करता चला जाएगा, अंटिल फोर्स इज नॉट अप्लाइड। अंटिल क्या होगा, फोर्स जब तक ना लगे, अंटिल फोर्स नहीं है, जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वो यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता चला जाएगा, याद रखो। आगे बढ़ो, एग्जांपल लिखो, ए पैसेंजर स्टैंडिंग in a uniform moving bus, and a bus is suddenly stops, then the पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड, किधर गिरता है, आगे की तरफ गिर जाता है। जैसे कोई बस है, कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, सीट है, खड़ा है, बैठा नहीं हुआ है, तो आगे की तरफ गिर जाता है। किधर गिरता है, सब आगे की तरफ गिरता है, सब किधर गिरता है, सब आगे की तरफ गिर जाता है। समझ गए, तो क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए इसको भी इरेज करते हैं।
अब चलो डायरेक्शन वाली बात क्या है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है किसी डायरेक्शन में तो वो क्या होगा, उसी डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। समझ में आ गया ना कि अगर हम किसी मोड़ पे उसको घुमा रहे हैं तो वो भी साथ साथ घूमेगा, प्रयास करता है। जैसे कि तुम लोग को कल बता चुके थे, घुमा के कोई तुम लोग को छोड़ दे, कोई चक्कर लगा के छोड़ दे तो क्या करते हो, गिर जाते हो। रुकना चाहोगे लेकिन गिर जाओगे। तो रुकोगे कब, जब तुम्हारा पूरा का फोर्स उसमें का कम हो। तुम्हारे शरीर में जो घूमने वाला फोर्स चला गया है, सर्कुलर मोशन जो घुमा दिया गया है, तो वो सारा फोर्स क्या हो, कंपनसेट होगा, धीरे धीरे कमेगा कमेगा, तब तुम रुक सकते हो आसानी से। अदरवाइज रुकने का प्रयास करोगे तो गिरेगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? चलो अगला लिखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। लिखो लिखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लिखो। इट इज इनएबिलिटी, इट इज नहीं, इसके बारे में लिखो, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट डायरेक्शन, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन of motion, it is inability of a body to change its direction of motion itself, it is inability of a body to change its direction of motion itself। मतलब अपने आप खुद से अगर वो चाहेगा तो नहीं बदल सकता है। समझ गए ना, कोई इसको रोकने वाला होना चाहिए, अपने आप जिधर घूम रहा उधर घूमते चला जाएगा। एग्जाम्पल लिखो, ए a person sitting in a car, sitting in a car and moves on a curve path, a person sitting in a car and moves on a curve path, then तब क्या होता है, अगर कोई पर्सन कार में बैठा हुआ है और कार किधर मूव कर रहा है, ऑन अ कर्व पाथ या कर्व रोड, ऑन अ कर्व पाथ या कर्व रोड, देन दे फॉल्स आउटवर्ड, तब वो किधर फेंका जाता है, बाहर की तरफ, देन दे फॉल्स आउटवर्ड। समझ गए? अगर कोई पर्सन कार में बैठा हुआ है और कार कर्व रोड पे मूव कर रहा है जादू के तरह, तो क्या होगा, वो भी बाहर की तरफ फेंका जाएगा। कभी बाहर खिड़की के बाहर मुड़ी निकला है, गुड़क गए हो, कभी गुड़के हो कि नहीं गुड़के हो? गुड़के भी नहीं हो, गुड़क जाते तो एक्शन दिखता। सीधे मुड़ी निकालना, इससे करके फेंक देना, होता है ना जी, कार कभी मुड़ता है तो अपना मुड़ी बाहर की तरफ हो जाता है ना, आउटवर्ड। वही चीज कह रहा है कि तुम्हारा अंदर की तरफ चला जाता है, बाहर की तरफ होता होगा, एक्चुअली में तो बाहर की तरफ ही होता है, बाहर की तरफ ही होता है ना। अब कार इधर घूम रहा है तो बाहर की तरफ होगा, उल्टा हो रहा है तो दिक्कत है। चलो देखो, तो अगर कोई पर्सन बैठा हुआ है किसी कार में, तो कार अगर कर्व रोड पे पाथ पे क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो आउटवर्ड गिर जाता है, फॉल कर जाता है। समझ गए? इसको इरेज करें। चलिए चलो अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले देखेंगे फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहले आता है नॉर्मल फोर्स। क्या आता है? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स देखो, नॉर्मल फोर्स क्या होता है, ये फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या होता है? इट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। जैसे कि देखो मान लेते ये हमारा बुक है और इसको इस पे सटा दिए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो गया ना, मतलब सॉरी कॉन्टैक्ट हो गया ना। अगर इस बुक पे इस मार्कर को सटा रहे हैं, अब देखो बायोलॉजी का ही बुक लेते हैं तो लेक्चर में भी लगेगा कि सर बायोलॉजी पढ़ा रहे का, ये बायोलॉजी का एक्चुअली बुक रखा हुआ है। तो ये देखो है ना, अब इस पे कॉन्टैक्ट किए कि नहीं किए? अब इस पे कॉन्टैक्ट किए हैं, इस पे हम लोग कॉन्टैक्ट किए हैं, तो जैसे जैसे पकड़ेंगे धीरे धीरे इसके सामने गिरेगा, गिरना चाहिए ना,
अगर मान लो इसको ऐसे सटा करके गिरा रहे तो सामने सामने गिरेगा ना जी, गिरेगा कि नहीं गिरेगा। लेकिन अगर हम कांटेक्ट हटा देते हैं, मान लो दिखाने के लिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्यों होता है, कांटेक्ट हटा देते हैं तो देखो किधर गिरा, देखो गिरना किधर चाहिए था, मान लो देखो ये बुक है ना, ये ऐसे गिरना चाहिए था सीधे सीधे, यही ना। अगर हम लोग पकड़ के गिराते तो आगे तो नहीं बढ़ता, लेकिन मान लो इसको यहां से लेकर के आज छोड़ दिए तो अपने मीन पोजीशन से आगे की ओर गिरता है। किधर गिरता है? अपने मीन पोजीशन से आगे की ओर। इसको गिरना चाहिए था मीन पोजीशन यहां पे, लेकिन अगर यहां पे छोड़ने का देखो कहां गिर रहा है, यहां पे गिर रहा है। मीन पोजीशन कहां था इसका? यहां था, और गिर रहा है आगे। फोर्स क्यों है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। दोनों का दूरी देख लो, दूरी देख लो पहले। तो झटका लगा है, क्यों लगा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के कारण। किसके कारण? हाँ, अगर इसको पकड़ के लगा इसे लग रहा था, लेकिन अगर हम लोग हाथ छोड़ दिए तो कहीं आगे बढ़ा है बिंदु। तो यहाँ पे मीन पोजीशन था, बना यहाँ पे, गिरा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहां पे इसको झटका मिला, इस वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। क्या ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। चलिए दूसरी बात इसमें लिखो, ये जो होता है परपेंडिकुलर टू दी बॉडी। किसी बॉडी के क्या होता है? ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी बॉडी, किसी बॉडी के से परपेंडिकुलर होता, परपेंडिकुलर टू दी बॉडी। ये किसी बॉडी के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल फोर्स, परपेंडिकुलर टू दी बॉडी। ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी बॉडी। लिख लिए? लिखे कि नहीं लिखे? याद रखना परपेंडिकुलर। जैसे कि देखो मान लेते हैं कोई एम मास का बॉडी है, यहाँ पे कोई ग्राउंड है। क्या है यहाँ पे? ये कोई ग्राउंड है, तो इस पे ये ग्राउंड नीचे की तरफ लगाएगा कि ऊपर की तरफ? नॉर्मल किधर लगाएगा? इस पे ऊपर लगाएगा नीचे? क्या कह रहा है? परपेंडिकुलर टू दी बॉडी, बॉडी के परपेंडिकुलर है ना। ये नॉर्मल लगेगा। समझ में आया? ये नॉर्मल लगा, ये कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है ग्राउंड। कौन लगा रहा है? इसलिए बड़ा वाला नॉर्मल लिखो। अब जैसे कि देखो यहाँ पे कोई मान लो कोई इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, यहाँ पे मास इधर किधर होगा? इधर ऊपर होगा। क्या? परपेंडिकुलर, इससे परपेंडिकुलर। समझ गए? हमेशा 90 डिग्री पे देख लेना, 90 डिग्री है ना, दोनों के बीच 90 डिग्री होना चाहिए। बॉडी और ग्राउंड कॉन्टैक्ट के बीच, दोनों के बीच क्या होना चाहिए? 90 डिग्री परपेंडिकुलर होना चाहिए। समझ गए? ये फोर्स परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ये दो बन गया ना मास। अब अगला देखो एग्जांपल, जैसे कि इसमें किधर लगेगा नॉर्मल? ऊपर या नीचे? किधर लगेगा? दोनों को पकड़ के उठा के रखे हुए हैं, किधर लगेगा नॉर्मल? ये इसको इधर लगाएगा और ये इसको इधर लगाएगा। परपेंडिकुलर, बार बार बोल रहे हैं परपेंडिकुलर। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? हाँ, अगर यहाँ मान लेते यहाँ पे ग्राउंड रहता तो ग्राउंड भी लगाता इसको ऊपर और ये भी लगाता इसको। समझ में आया ना? तो एक बॉडी पे दो नॉर्मल कब लगेगा? जब दोनों पड़ोसी भी हो और दोनों ग्राउंड पे हो, दोनों पड़ोसी इस पे भी हो, तो ये नॉर्मल लगाएगा उधर और ये इसको इधर लगाएगा और ये इसको इधर लगाएगा। समझे कि नहीं समझे? अगर ये मार्कर है तो मार्कर पे ये इधर लगाएगा, लेकिन एक और मार्कर है तो एक मार्कर इसको इधर लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? वही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। दो मार्कर है तो ये इसको इधर लगाएगा, इधर तो लगा, इधर कोई बॉडी नहीं है, लगाएगा तो उधर है, और ये इसको इधर लगाएगा। समझे ना? हाँ, तो ये डायरेक्शन तुम्हारा था नॉर्मल का। लिख लो इसको, नॉर्मल को लिख लो, लिख लो नॉर्मल फोर्स। बीच से निकलेगा मास। क्या चीज? मास के बीच से निकलेगा, मतलब साइड से नहीं बना सकते परपेंडिकुलर। क्या साइड से? मतलब काहे नहीं बना सकते रे भाई? तो तू साइड से बनाओ, ये लो, ये भी हो सकता है। तुम इधर से बना, ये भी हो सकता है। हमको बस एज्यूम करना उस बॉडी पे नॉर्मल लग रहा है। समझे? अब आगे लिखो टेंशन फोर्स। क्या लिखोगे? टेंशन फोर्स। जिंदगी में बहुत टेंशन होता नहीं जी? नहीं होता है? टेंशन ही टेंशन है। जन्म के खड़ा लिए और टेंशन होता है, मतलब जन्म के ही खड़ा होने से टेंशन आ जाता है। नहीं आ जाता है? आता है कि नहीं आता है जी?
चलो अब देखो टेंशन फोर्स क्या होता है, ये परपेंडिकुलर हो भी सकता था, अदरवाइज नहीं भी, इसको नहीं लिख सकते। मतलब इट इज अ फोर्स which is away from the point of string या रोप, रस्सी बोल सकते हो, जहां रस्सी वहां पे सुसाइड, पता है ना, तुमको भी सुसाइड करना है, दूधू को पंखा लटक जा कहीं इसी में। चलो तो इट इज अ फोर्स विच इज अवे फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग या रोप, किसी भी स्ट्रिंग या पॉइंट से दूर लगेगा। जैसे कि देखो, या पहले समझ लो दूसरी बात, सुसाइड करने के लिए मतलब सुसाइड करने के लिए आप बोल रहे हैं ना, तो आपके केस में हो सकता है। तो क्या करेंगे, कर लेगी, हमको क्या बढ़िया ना होगा, 2-4 लाख दे देंगे इसके परिवार को। चलो आगे बढ़े। मुआवजा, पढ़ने में समस्या था, इससे अच्छा है पढ़ाई, तो टेंशन है भाई क्या। चलो अब दूसरा केस, इसमें लिखो जहां रस्सी दिख जाए वहां क्या दिखेगा, टेंशन। अब रस्सी क्या है, मतलब रस्सी है नहीं, रस्सी भी दिखे या फिर तुमको रॉड भी दिख जाए, या तो तुमको स्ट्रिंग को तो रस्सी बोलते हैं, स्प्रिंग में स्प्रिंग फोर्स लगता है, बकलेल कहीं पे। लिखो जहां पे रस्सी दिख जाए या रॉड दिख जाए, रस्सी या रॉड बात बराबर ही है, एक ही चीज है, चाहे तुम रॉड में घुमा के फसरी लगा लो चाहे रस्सी में, लेकिन मोटा आप चाहते हो कि मैं मतलब- नहीं मर जाऊं। मतलब मोटा रस्सी लेना, पतला लोगे तो बच जाओगे तो दिक्कत होगा, मतलब मोटा क्रियाक्रम करो तो पूरा हो जाए, संपन्न। चलो तो जहां रस्सी वहां टेंशन क्या होगा, वहां टेंशन होगा ना जी। अब बगल में समोसा रखा तो मन तो करवे करेगा खाने का, तो बगल में रस्सी रखा तो मन तो करवे करेगा फसरी लगा ले। जब ज्यादा उत्साह हो, डिप्रेशन का शिकार हो, आजकल के बच्चे को क्या हो गया, डिप्रेशन में चलता है बच्चा सब। चलिए पानी में नहीं मर सकते हो, डुबकी लगा के मर सकते हो, लेकिन घर में उतना पानी तो है नहीं, वो में बच जाओगे। चलिए अब अगली बात, लेकिन जब भी रस्सी चेंज होगा, अब एक रस्सी है तो टेंशन लगेगा सेम ही पूरे रस्सी में, अब रस्सी जब ये चेंज हुआ तो टेंशन बदल गया, तो मतलब लिखो जितना रस्सी उतना टेंशन। लिखो रस्सी, मेरा पानी जाने से चल जाएंगे यार। रस्सी सेम होगा तो टेंशन भी क्या होगा, डिफरेंट। टेंशन सेम, रस्सी सेम टेंशन सेम। जब ये रस्सी हम बदल दिए, रस्सी डिफरेंट, अगर हम रस्सी चेंज कर दिए तो टेंशन भी चेंज हो जाएगा, टेंशन क्या होगा, चेंज। समझ गए। तो याद रखना, इट इज अ फोर्स व्हिच इज अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या स्ट्रिंग, जहां रस्सी दिखे वहां टेंशन लगा दो, रस्सी सेम होगा टेंशन सेम होगा, मूल मंत्र है रस्सी या डिफरेंट टेंशन अलग हो जाएगा। तो जितना रस्सी उतना टेंशन, जितना रस्सी उतना टेंशन लिख सकते हो। जितना दो मोटा रस्सी उतना, नहीं वही जितना रस्सी उतना टेंशन, जितना भी रस्सी होगा उतना क्या होगा, टेंशन होगा। ये मूल मंत्र इंपॉर्टेंट लाइन है, जितना रस्सी उतना टेंशन। क्या हुआ जी, लिखो ना, जितना रस्सी उतना टेंशन, लिख लिए। मेरे गाँव में दो दिन हुआ है, उसकी वाइफ से झगड़ा हुआ है। चलो ये हो गया, आगे बढ़े, पास्टर बन जाओ। चलो देखो एग्जांपल देखो, अब एग्जांपल हम लोग करेंगे। देखो मान लेते हैं यहाँ पे कोई मास का बॉडी लटका हुआ है, रॉड या पंखा कुछ भी है, तो इस पे टेंशन किधर होगा, नीचे या ऊपर। हमेशा बोले हैं जो मास है उससे ऊपर ही होता है टेंशन, अवे फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो मास है ना, इस मास से डायरेक्शन अवे होगा, लिखवाए हुए ना। चलो अब आगे देखो, मान लेते हैं कि एगो बक्सा इधर बांधा है, एगो रस्सी इधर बांधा है, ये मास m2 और ये मास m1, क्या दोनों में टेंशन सेम होगा? ए बकला, रस्सी सेम है यहाँ का तो टेंशन यही होगा, लेकिन यहाँ पे एक रस्सी है, यहाँ पे दूसरा रस्सी,
एक के रस्सी से थोड़े दोनों बांध देंगे, इसीलिए यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ होगा T1 है, यहाँ के ऊपर की तरफ T2, लेकिन हमेशा अवे होगा, मास से क्या होगा, दूर। अब बोलेगा सर इस मास के तो पासे लगा रहे हैं, बकलेल कहीं के, ई मास से दूर है ना, ई मास से दूर है ना, ये याद रखना। तो जिस मास के बीच टेंशन लग रहा है वो क्या होगा, अवे फ्रॉम, समझ गए कि नहीं समझ गए, दूर लगेगा ना कि नहीं लगेगा, हाँ। लेकिन अब तुमको बोलेगा सर इस मास भी यहाँ पे बना दो, गौर करना, इस मास को ऐसे लिख लो, इस पे टेंशन एक T1 ऊपर लग रहा है ना, तो इस पे T1 T2 ऊपर नहीं लगेगा, किधर लगेगा, नीचे, याद रखना। इसलिए इसको भी लिख लो, रुक जाओ, यहाँ दोनों मास है तो कॉम्प्लिकेट कर लोगे, इसके नीचे लगेगा T2 और इसके ऊपर लगेगा T2, समझ गए ना कि नहीं समझ गए। कॉम्प्लिकेट कर लेते कि सर T2 तो ऊपर लग रहा है, इस मास की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं है, इस मास से भी नीचे जाएगा, समझ गए। हमेशा रस्सी पर टेंशन किधर लगता है, मास से दूर, मास से दूर, परपेंडिकुलर नहीं, नॉर्मल लगता है परपेंडिकुलर। अब देखो यहां बताओ, यहां पे बताओ, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, यहां पे बताओ किधर, ऊपर, इस मास से दूर लगेगा T, मान लेते T मान लेते हैं, क्योंकि एक ही रस्सी से एक ही T मानेंगे ना, T1 T2 करने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे दो रस्सी से इसे T1 T2 किए। अब यहाँ पे करो, इस मास से दूर जाएगा और इस मास से भी दूर जाएगा, समझे, लगा कि नहीं लगा। एक रस्सी पे मैक्सिमम दो टेंशन ही लग सकता है, एक उस कोना पे और एक इस कोना पे, लग सकता है ना, क्या बोले, एक रस्सी पे मैक्सिमम कितना टेंशन, मैक्सिमम दो ही टेंशन, ठीक है ना। एक रस्सी पे मैक्सिमम दो ही लग सकता है, दोनों इंड पे, दोनों इंड पे, एक रस्सी का इंड यहाँ पे और एक रस्सी का इंड यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मास नहीं रहता, एक ही टेंशन लगता, लग तो एक ही रहा है, बस डायरेक्शन दोनों का अलग अलग है। लिख लिए, लिखे जी, याद रखोगे। जैसे कि अब देखो यहाँ पे गौर करो, यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ पे लगा हुआ है, ये कोई बॉक्स है, इसको हवा में लटकाए हुए हैं ऐसे करके और ऐसे करके, ये मास का बॉल है। अब बताओ इसमें क्या को टेंशन लगेगा, इस मास पे एक मास लगाएगा इधर की ओर और एक लगाएगा इधर की ओर, लेकिन दूर लगेगा, समझ गए ना। ये भी टेंशन है। डायरेक्शन देख रहे हो, किधर भी हो सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है, नॉर्मल की तरह परपेंडिकुलर होगा, जिधर रस्सी उधर डायरेक्शन, जिधर रस्सी उधर डायरेक्शन, लेकिन मास के अभी होगा। तो मास है, इधर तो लगा नहीं सकते, उधर लगाओगे अभी, ये भी अभी, ये भी लिख लो, ये भी D नंबर में लिखो डायग्राम। यो आदमी है, यो क्या कर रहा है, रस्सी पे गर्दन में लपेट रहा है, पेट लग रहा है। हाँ ये रस्सी है, रस्सी है, रस्सी। रुक जा, रुक जा, थोड़ा रोते हुए बनाइयो, हंस रहा है एकदम जिंदगी, ठीक है ना। नीचे नीचे और रो रहा है थोड़ा सा, रो भी रहा है। अरे वाह। चलो, तो ये आदमी है, इसमें भी क्या लगेगा, इस पे टेंशन लगेगा, क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। बना लो, ये राखी है, कौन है, रोहित सर। राखी है, लिख लो। डिस्प्रेशन का शिकार है, कौन है, डिप्रेशन का शिकार है राखी। क्या डिप्रेशन का शिकार है, तो बेचारी रोने लगी, ओ करने लगी। बना लो रे, फोटो बना, राखी लिखोगे, लिखो ना, राखी लिखे हो, काहे ना बनाए, जल्दी बना इसको, भेज दो। पापा बोलेंगे आह सर ने काम कर दिया। चलो आगे बताए, मिटा दो इसको। अब लिखो इसमें अगला टॉपिक, टेंशन भी समझ लिए, सब कुछ समझ लिए। अब एक छोटा सा टॉपिक होता है फ्री बॉडी डायग्राम, जिस वजह से हम सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो लिखो, टॉपिक लिखो, फ्री बॉडी
डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, जिसको बच्चों सब प्यार से बोलते हैं FBD। क्या बोलते हैं? FBD, प्यारा सा नाम है FBD। चलो FBD, तो FBD में करना कुछ नहीं है, पहला स्टेप फॉलो करो। जो भी मास है तुम्हारे पास, जो मास है उसको क्या मान लो? पॉइंट मास। क्या मान लो? हाँ, मासेस टू बी कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। क्या मानोगे उसको? पॉइंट मास। जो भी मास दिया है होगा, जितना भी होगा सबको पॉइंट मास मान लोगे। क्या मान लोगे? सारे को पॉइंट मास। दूसरा स्टेप में shows all the forces acting on them। उस पे जो भी फोर्स लग रहा हो उसको क्या कर दो? दिखा दो। जितना भी फोर्स लगे, जितना भी इंटरनल एक्सटर्नल, सब दिखा दो। shows all the force acting on them। आगे SHOWS है, समझ गए ना? तीसरा पॉइंट, अब उसका इक्वेशन लिखो। क्या लिखो? राइट इट्स इक्वेशन। बस 3 स्टेप में FBD तैयार। 3 स्टेप में तुम्हारा FBD तैयार। जितने भी मास है उसको पॉइंट मास कंसीडर कर लो। क्या कर लो? पॉइंट मास कंसीडर कर लो। दूसरा, जितना भी फोर्स उस पे लग रहा है उसको दिखा दो। और तीसरा, उसका इक्वेशन लिख दो। क्या लिख दो? इक्वेशन लिख दो। चलो जल्दी लिखो, इसको फटाक से लिखो। चलो देखो, सबसे पहला हम सिंपलेस्ट FBD बनाते हैं। एग्जांपल लो पहला का। पहला हम लोग लेते हैं एक बॉडी, इसका M मास का, सबसे सिंपलेस्ट। इसका FBD बनाना है बालक, इसका FBD बनाना है। क्या करोगे? इस मास को पॉइंट मास मानो। मान लिए इस पे कितना फोर्स लग रहा है? इस पे एक नीचे mg तो लगेगा, mg तो लगेगा। मास m है, इसका मास m और g, और ऊपर क्या लगेगा? नॉर्मल। FBD तैयार। चलिए, कोई इसमें एक्सटर्नल लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है, मतलब बॉडी रेस्ट में, मतलब n बराबर mg होगा कि नहीं होगा? ये n mg के बराबर होगा तब तो रुका हुआ है, ज्यादा होगा तो आगे बढ़ेगा। तो ये लिख लो, ये क्या इक्वेशन? तो ये इक्वेशन हो गया। तो पहला तो ये लिखे पॉइंट मास, दूसरा फोर्स लगाएं, और तीसरा इक्वेशन लिखे। ये 3 स्टेप होता है, लिखना है। दूसरा स्टेप देखो क्या हुआ। कोई बात नहीं, जिंदगी है, शुभ हो गया तो ये सब क्या है। चलो देखो, दूसरा देखो, इसका FBD बनाओ सब लोग। क्या करो? दोनों मास से दोनों का पॉइंट मास कंसीडर कर लो। कर लिए? अब इस पे कितना फोर्स लग रहा है चेक करो। एक ऊपर वाला लगा रहा होगा, नीचे नॉर्मल तो ऊपर लगाएगा नहीं। अब ये दावेगा तो नीचे की तरफ, मास तो नीचे है, तो नीचे एक ऊपर वाला नीचे लगा रहा होगा, नॉर्मल, ठीक है। और एक नीचे वाला ऊपर लगा रहा होगा, इसमें नॉर्मल। नीचे वालों के L लिख देते हैं। और एक M1 पे mg लग रहा होगा, तो M1 मास है ना, n प्लस M1g, यही ना? ये N1 है ना? समझ में आया? ये FBD समझ में आया? इसका तो बना लिया। अब इसका, इस पे क्या, इस पे ग्राउंड लगा रहा है? ग्राउंड का छपरी पे है क्या? नहीं, ये बॉडी लगा रहा होगा, ऊपर लगा रहा होगा। कितना लगाएगा? n या N1? n तो ग्राउंड लगाता है, ग्राउंड के लिए क्या लिखे हम लोग? n। और M1 जो लगाएगा उसके लिए क्या लिखेंगे? N1। तो इस पे N1 लगा रहा है ऊपर की तरफ, तो N1 क्या होगा? ये बॉडी इस पे N1 नीचे लगा रहा था, एक ही कॉन्टेक्ट है ना जी। देख लो देख लो देख लो, ई कॉन्टेक्ट के लिए लिखते हैं N1, और इसके लिए क्या लिखते हैं? N। क्या लिखते हैं? N। ये कॉन्टेक्ट N, ये ऊपर लगाएगा इस पे, और ये वाला नीचे लगाएगा इस पे। समझ गए? जितना कॉन्टेक्ट उतना नॉर्मल होगा, ये भी समझ लो, लिख लो। क्या लिख लो? जितना कॉन्टेक्ट उतना नॉर्मल। समझ गया ना? जितना कॉन्टेक्ट उतना नॉर्मल। एगो कॉन्टेक्ट यहाँ है और एगो यहाँ, क्या को नॉर्मल होगा? 2 गो, एगो को N, एगो को N1। तो इस पे N1 और नीचे क्या लगेगा? M2G। क्या लगेगा? इसको ग्रेविटी तो लगाएगा ही। समझ में आया ये चीज बालक? दोनों मास को हम अलग अलग कर दिए। इस मास का FBD बनाए। इस पे देखे, एगो ये वाला मास का कॉन्टेक्ट यहाँ, एगो यहाँ, तो ये वाला ऊपर लगाएगा और ये वाला कॉन्टेक्ट नीचे लगाएगा, तो नीचे N1 लगाएगा। इस कॉन्टेक्ट का नाम N1 है, इसका N है, तो ये ऊपर लगाएगा। फिर इस पे आए, इस पे ये कॉन्टेक्ट है, तो ये इस वाला बॉडी पे ऊपर लगेगा। इस कॉन्टेक्ट का N1 है तो ऊपर लगा।
और इस पे M2G नीचे लगेगा और कुछ तो नहीं लगेगा। इक्वेशन लिख लो, तो दोनों रेस्ट पे है, तो मतलब क्या है, N बराबर हो जाएगा N1 प्लस M1G, रेस्ट पे है, ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर होगा तब तो रुके रहेंगे, नहीं समझे। और इस केस में आप N1 बराबर M2G, समझ में आया सबको, बालक एंड बालिकाएं, समझ में आया, ये समझ में आया सबको। तीसरा है कि चौथा? तीसरा। देखो गौर करो, क्या हुआ जी? हाँ, कोई बात? चलो इस सब का बनाओ, तो सब लोग इस सब का बनाओ 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 बनाओ। इसका एपीटी बनाओ, सब मास को अलग अलग करो, एगो M1, दूगो M2, तीन गो M3 कर दिए। इस पे देखो फोर्स चेक करो, एक तो कांटेक्ट वाला होगा और दूसरा रस्सी वाला होगा और तीसरा mg वाला होगा, बस पहले चेक कर लो। तो एगो कर दो, क्या कर दो, एगो mg वाला कर दो पहले, फिर नॉर्मल वाला कर दो ऊपर, फिर रस्सी वाला कर दो। तो इस रस्सी का मान लेते हैं T1, तो इधर से भी T1, इसको मान लेते हैं T2, तो इधर से भी, तो किधर लग रहा है T1, समझ आ गया, हो गया, समझ गए। इसका इक्वेशन अभी नहीं बनाएंगे, बताएंगे आगे चलिए क्या करेंगे, ठीक है ना। इसका इक्वेशन आगे चल के हम बताएंगे। चलो इसमें आओ, इसमें आओ, इधर देखो, ए बालक इधर देखो, M2 में किधर लग रहा है, उधर T2 लग रहा है और इधर क्या लग रहा है T1, यही ना, और ऊपर क्या लग रहा है N और नीचे क्या लग रहा है M2G, यही ना, समझे कि नहीं समझे। इस पे आओ, इस पे इधर क्या लग रहा है T2, बस इसी पे चेक करेंगे, और नीचे से क्या लगेगा N और ऊपर क्या लगेगा M2G, M3 ना है। अब तुम बोलोगे सर सब में N ही लगाया था रे बकलेला, ग्राउंड पे के गुण है, तो सबका नॉर्मल सेम ना होगा, सब तो ग्राउंडे पे है, इस पे कोई यहाँ खड़ा हो, कोई यहाँ, कोई यहाँ, सब पे तो एक ही ना होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, अलबकला आंसर मत दो। तुम बनाए जी, बनाया कि नहीं बनाया, बनाए, बनाए, जल्दी बना, चल आगे लिखे, आगे बताए। तीसरा चौथा देखो, चौथा में क्या होता है, एक बहुत अच्छा प्यारा सवाल लेते हैं, VBI सवाल यही है। मान लेते हैं धरती है, क्या है, धरती जिसका मास M है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट स्मॉल m रखा, इसका एपीटी बनाओ तो तुम लोग। ये हमारा पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, पृथ्वी, इसका बताओ एपीटी बना। पृथ्वी पे ही कोई ऑब्जेक्ट रखे थे, पृथ्वी का भी एपीटी बना, सबका तो बना ले, पृथ्वी का भी बना, पृथ्वी का, ये M कैपिटल M, पृथ्वी का बना। हम बताए होंगे तो बना ही लोगे। पृथ्वी, पृथ्वी देखो क्या होता है, इस मास को उतार के यहां रखो, तो इस पे पृथ्वी ऊपर की तरफ क्या लगाएगा, इसके ऊपर नॉर्मल ना, और नीचे क्या लगेगा mg, यही ना, कांटेक्ट है तो नॉर्मल लगेगा ही, प्लस पृथ्वी खींचेगा, नॉर्मल लगेगा ग्रेविटी के कारण। लेकिन अब इस पृथ्वी पे एफबीडी कैसे बनेगा, पृथ्वी का क्या नीचे mg लगेगा, पृथ्वी का भी नीचे mg लगेगा, नहीं, इसमें mg नहीं लगता है, ये जो छोटा बॉडी है ना, इसी का mg ऊपर लगता है इसमें, समझ गए, इसी का mg कॉम्पनसेट करता है, दोनों को बैलेंस करता है, समझे। हाँ, ये छोटा मास का ही mg ऊपर खींचेगा, लिख लो m मास और नीचे क्या लगेगा नॉर्मल, जल्दी लिखो, लिख लिए, लिखे जी, समझ में आया। हाँ, तो इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग, ये पृथ्वी का क्या होता है बे, लिख लिए, लिख लिए। एक और बना के देखो, 5वां नंबर, इसका एबीडी बना, इसी मास का बनेगा एबीडी, इसी का बनाना, इसी मास का बनाना। ये तो हमारा वेज है,
वेज, इंक्लाइंड प्लेन इसको कहते हैं। तो वेज का कैसे बनेगा, गौर करना, इस मास को पॉइंट मास बना लो। अब इस पे ये नॉर्मल ऐसे लगाएगा ना, ऐसे नॉर्मल लगेगा, तो इस पे भी ऐसे नॉर्मल लगेगा। समझ गए? एकदम टेढ़ा मत करना, एकदम नहीं। ये एम मास है और नीचे क्या लगेगा, एम जी। एम जी तो सीधे लगता है ना, जितना मास है इसका उतना मास जी से गुना करो। तो ये क्या लगा, एम जी, क्या लगा, हो गया। समझ गए? इक्वेशन अभी मत लिखना, इक्वेशन बताएंगे सब चीज़ का, कंपोनेंट करना सिखाएंगे तो इक्वेशन भी बताया जाएगा। अब आते हैं सवाल करते हैं। क्या करते हैं? सवाल करते हैं। सवाल करने से पहले ये सारा सवाल जो है ना न्यूटन्स के पहले नियम से ही बन जाएगा, क्योंकि सब में एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं, सब में क्या था, इंटरनल फोर्स। तो लिखो, यहां पे लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, पहला चीज, पहला लॉ। क्या लिखोगे? पहला लॉ, न्यूटन्स का पहला नियम, NLM 1 का मतलब पहला लॉ। लॉ 1 क्या है? लॉ 1, पहला लॉ लिखे। पहला लॉ क्या कहता है, जो F नेट होता है, नेट फोर्स, वो भी कैसा, एक्सटर्नल वाला, वो क्या होता है, जीरो। क्या कहता है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो। ये क्यों होता है? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। क्यों होता है? और एक्सेलरेशन जीरो क्यों होता है? इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, या तो जीरो होगा कांस्टेंट, या फिर जीरो कांस्टेंट, या फिर जीरो। तो इस वजह से कह रहा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो। तो न्यूटन्स के पहले नियम को हम लोग कह सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। क्या कह सकते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी। न्यूटन्स का पहला नियम क्या कहलाएगा, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। इसी तरह से लिखो, नोट्स भी अच्छा बनेगा। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है, ये कहता है if there is no any external force applied, if there is no any external force applied on the body, then body बोलो, या then body object does not change its पोजीशन या फिर डायरेक्शन, या फिर मोशन। वो भी कैसा, यूनिफॉर्म वाला। कैसा? पहला नियम यही कहता है कि इफ देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, नो एनी एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई है, तो बॉडी या ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को क्या करता है, चेंज नहीं कर पाता है। तो डायरेक्शन या मोशन, पोजीशन बोले या डायरेक्शन बोले या मोशन बोलो। पोजीशन मतलब यहां से यहां जाने के लिए फोर्स चाहिए, या पोजीशन बोलो, या फिर क्या बोलो, मोशन बोलो। मतलब हम स्पीड में चल रहे थे, नहीं पता है, अगर हम यूनिफॉर्मली स्पीड में भाग रहे हैं तो उसको भी चेंज करने के लिए हमको क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। ये लिख लो, पहला लॉ यही कहता है, ला, पहला ला लिख लो। लिखे? ए बेवकूफों की प्रजाति, मतलब तुमको नहीं बोले हैं, लिखे बुद्धिमानों की टोली। क्या राखी? लॉ। आगे बढ़े ना। तो जब तक कि बाहरी बल नहीं लगेगा तब तक कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट मूव करेगा क्या, नहीं कर सकता है, वो रुका ही रह जाएगा। अब क्वेश्चन करें, ये सारा नॉर्मल टेंशन न्यूटन्स के लॉ में कैसे वैलिड है, देखो। सवाल लिखो, सवाल नंबर 1, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 6 kg एंड 4 kg।
चलिए बनाइए। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 6 kg एंड 4 kg। 6 और 4 पे कॉन्टैक्ट फोर्स बनाओ। देखो एक बताते हैं, देखो 6 पे बनाना है ना कॉन्टैक्ट फोर्स जी। इसका एबीडी बनाओ। 6 का लिखो यहाँ, 4 का लिखो यहाँ। 6 पे ऊपर लग रहा है नॉर्मल, अब इतना बताने की जरूरत नहीं है। 6 पे ऊपर लग रहा है और 4 6 पे किधर लगा हुआ है, नीचे, तो इसको N1 बना लो। और नीचे 6 पे और भी कुछ लगेगा नहीं, ऊपर ही लगेगा। हाँ नीचे एक लगेगा mg 6g, यही ना। चलिए अब इस पे आइए, तो 4 kg पे किधर लगेगा, ये नॉर्मल लगाएगा ना, ये किसका नॉर्मल N1 मान लेते, इसका क्या मान लेते हैं, N मान लेते हैं। तो ये 6 वाला बॉडी ऊपर लगाएगा, ऊपर लग गया N1, नीचे क्या लगेगा 6g, बस खत्म। हमको क्या निकालना, इसके बीच कांटेक्ट और इसके बीच, तो इसके बीच कांटेक्ट N1 निकालना और इसके बीच N निकालना। वही बोल रहा है कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 6 kg, हो एक ही पूछ रहा है 6 kg और 4 kg के बीच कांटेक्ट, समझ गए ना। 6 kg और 4 kg के बीच कांटेक्ट। दोनों में 6G। सुनो ना, इधर 4G, इधर 4G लगेगा, ठीक है ना, लगेगा ना। चलिए इधर आइए, तो N1 निकालना। N1 बराबर क्या हो जाएगा, 4G बराबर 40। कितना हो जाएगा, कितना लग गया 40। अगर पूछता कि ग्राउंड और 6G के बीच, तो N निकाल लेते। निकाले N बराबर क्या लिखोगे, N1 प्लस 6G। N1 कितना आ गया 40 प्लस 60 बराबर 100 न्यूटन। समझे क्वेश्चन, समझे बालक, सवालों को समझे, धुन्नी धुन्नी करे। सवाल 2, फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 4 kg, पहला। दूसरा 4 kg एंड 6 kg। देखो इधर ये 2 है, 2 kg एंड 4 kg, ये 4 है और ये 6 है। अब बनाओ, तो 2 kg और 4 kg को लिख दो N1 और इसको क्या लिख दो N2, और ग्राउंड वाले को क्या लिख दो N। बनाओ, आराम से बनाओ। फाइंड कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg 4 kg 4 kg 6 kg, जल्दी बनाओ। इसका जुगाड़ भी बताएंगे तुम लोगों को, जुगाड़ जुगाड़ जुगाड़। ये देखो रे इधर बुरबका सब, एफबीडी बना लो। तो हमको लगता है 2 का बनाने का कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको ये भी निकालना, ये निकालना, तो इसको हटा दो। ये बना, ये बना, 4 kg का बनाओ, ये 6 kg का बनाओ। 4 kg पे ये वाला नॉर्मल ऊपर लगेगा N1 और ये वाला नॉर्मल नीचे लगाएगा N2। अब प्लस 4G जोड़ दो, ठीक है। अब इस 6 kg पे, 6 kg पे सिर्फ ये वाला कांटेक्ट ऊपर लगाएगा N2 और नीचे क्या लगेगा 6G, क्या लगेगा। अब बना लो, सॉल्व कर लो। N1 बराबर N2 प्लस 4G और यहाँ N2 बराबर सीधे लिखो 6G, मतलब 60 न्यूटन। और इस 60 को यहाँ जोड़ दो, 60 प्लस 40 कितना हो गया 100 न्यूटन। समझ में आया। अब इसका इजी तरीका बताए, पहले लिख लो, जुगाड़ बताते, जुगाड़। हो ई डुन्नू के बीट का, 4 kg और 6 ई डुन्नू के बीट का, 4 kg ई डुन्नू के बीट का। कौन 100 न्यूटन, 100 न्यूटन ई डुन्नू के बीट का लिखा हुआ, देखो ना, समझे। अब जुगाड़ बताए, जुगाड़ बताए, जुगाड़, ये बोलो ना, जुगाड़ बताए। देखो सबसे ऊपर में चले जाओ, ऊपर वाले के साथ लफड़ा नहीं है, क्योंकि एक ही कांटेक्ट बचता है। जहां पे 2 कांटेक्ट वो लफड़ा होता है। ऊपर चले जाओ, ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है, N2 लग रहा है ना, कौन लगा रहा होगा 60 6G। इस दोनों के बीच निकालना है, तो कुछ नहीं करेंगे, ये इसका चार्जिंग होगा
और 4 प्लस 60G 6G कितना हो गया 10G, तो कितना हो गया 100 न्यूटन। मतलब कुछ करना नहीं है, ये ऊपर वाला क्या होगा N2 और इस दोनों के बीच N1 होगा। तो N1 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर वाले को जोड़ना पड़ता है और प्लस करना पड़ता है 4G, यही करना पड़ता है ना। तो कुछ नहीं करना है, सीधे ऊपर N2 को लिखो, ऊपर में 6 तो 60 लिखो, और N1 निकालना है तो 60 में इसका mg जोड़ दो, कितना हो गया 100 न्यूटन। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अगर आसानी से तरीका आंसर चाहिए तो। देखो सवाल क्या कह रहा है, द मास मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सारा का सारा मास कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास 2m, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, सवाल नीट में आया हुआ है। अब तुमको आंसर हम बताएंगे तो झटका लगेगा, बता चुके हैं। कितना होगा आंसर 0। क्यों सर? क्योंकि सर सब ना कांस्टेंट स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब फोर्स 0, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है 0। इस सवाल में कोई जान था? नीट 2013 का सवाल है, बच्चा बनाने में तरफराया हुआ होगा, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है ना। वेलोसिटी कांस्टेंट दिया है, फोर्स 0 होगा, कुछ बिना सोचे समझे बोलो क्या होगा 0। तो ये सवाल बहुत प्यारा सवाल था, नीट में आया हुआ। क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्थगित करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इसी टॉपिक के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। धन्यवाद आप लोगों का।